नमस्कार, प्लस 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो गया है यूपी यूके बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी के कार्यकाल को 11 वर्ष हुए पूरे। मसूरी में एक विशेष चौपाल का किया गया आयोजन। बीजेपी सरकार की गिनवाई गई उपलब्धियां। उत्तराखंड के कुमाऊं में बारिश ने मचाया तांडव। पहाड़ी क्षेत्रों में उफान पर नदी नाले, मुख्य मार्गों से टूटा संपर्क। कई सड़कों को खोलने का काम जारी। हापुड़ में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। भारी बारिश के चलते बढ़ा गंगा का जलस्तर। अचानक गंगा में डूबी 2 नाव, नाविकों में मचा हड़कंप। मथुरा में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। मसूरी के गांधी चौक पर बीजेपी मंडल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर एक विशेष चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली से विधायक योगेंद्र यादव ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। स्थानीय बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया। बहुत ही जुझारू और ऊर्जावान अध्यक्ष रजत अग्रवाल जी और यहाँ नगर पालिका में अध्यक्ष रहे ओपी उनियाल जी के नेतृत्व में यहाँ एक चौपाल लगी। जिस चौपाल में मेरा रहना हुआ, संबोधन हुआ। बहुत अच्छे प्रकार से ये विषय जो 11 वर्ष पूर्ण होने का प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के जो अमृत काल है, भारत के लिए जो अमृत काल है, उसका पूरा विषय रखा गया। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे, 81 करोड़ गरीब परिवारों तक गरीब अन्न योजना में भोजन पहुंचना, राशन पहुंचना, घर घर गैस, पानी, बिजली के कनेक्शन पहुंचना। और कोविड काल में जो वैक्सीनेशन की व्यवस्था हुई, 3-3 डोज वो देश में और उत्तराखंड में और मसूरी में लगी, उस सभी के लिए मसूरी की जो जनता है वो तहे दिल से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का धन्यवाद करती है। एक चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के 11 साल को पूरा करने पर एक चौपाल का आयोजन करते हुए हमारे बहुत ही सम्मानित दिल्ली के विधायक श्री गजेंद्र यादव जी ने शिरकत करी। चौपाल में मजदूरों के साथ, रिक्शा चालकों के साथ, अन्य नागरिकों के साथ चर्चा हुई। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 11 वर्षों में गरीब कल्याण की बात करी है, विकास की बात करी है, भारतवर्ष को सबसे विकसित देशों की श्रेणी में लाके खड़ा करा है। किस प्रकार से आयुष्मान कार्ड की सेवा हो या हर घर जल नल की सेवा हो, हर गरीब व्यक्ति को आवास की योजना हो, चाहे हर व्यक्ति को रोजगार देने की सेवा हो, इस प्रकार की कई योजनाओं पर चर्चा करते हुए आज चौपाल का समापन करा गया। और हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है वो भारत को और विकास की ओर ले जाए और पूरे विश्व में भारतवर्ष का नाम रोशन हो। मसूरी में डॉक्टर्स डे के अवसर पर मसूरी उप जिला चिकित्सालय में बीजेपी मंडल द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। साथ ही नए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर खजान सिंह चौहान का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जबकि पूर्व सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र सिंह को बधाई दी गई। समारोह के दौरान डॉक्टर खजान सिंह चौहान ने कहा कि जनता के सहयोग और सुझावों से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि प्रमोशन पे मुझे सीएमएस पद से यहाँ से हटके कहीं अन्यत्र जिला अस्पताल स्तर पे या महानिदेशालय स्तर पे जाना पड़ता था, लेकिन मैंने मरीजों के हित में सोचते हुए जिला अस्पताल में अपना विभाग ही चूज़ किया मैंने। और उसके बाद मुझे ये पता लगा, मुझे महसूस भी हुआ कि यहाँ अल्ट्रासाउंड जो है ये सफ़र होगा, सीटी स्कैन बाद रेडियोलॉजी विभाग सफ़र होगा। तो मैं सीएमओ साहब का भी बहुत धन्यवाद दूंगा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद दूंगा, और माननीय मंत्री जी, प्रिय मंत्री जी मेरे खास जो हैं गणेश जोशी जी, उनका भी धन्यवाद दूंगा कि इन प्रशासन का भी धन्यवाद दूंगा। इन सबके प्रयासों से मुझे हफ्ते में 2 दिन के लिए यहाँ पर जनता की सेवा के लिए
ऑर्डर कर दिया गया है और मैं हफ्ते में 2 दिन अपनी सेवाएं यहाँ प्रदान करूँगा। बिल्कुल ठीक है, मतलब ये तो पहले ही जो डॉक्टर खजान सिंह चौहान हैं, ये पहले भी मेरे डिप्टी एमएस रह चुके हैं और इन्होंने काफ़ी कार्य देखा है, समझा है, मसूरी जनता को समझा है, चिकित्सालय को समझा है, तो मुझे लगता नहीं है कि इनके काम में कभी बाधा या कोई व्यवधान पैदा होगा। और काफ़ी मधुर स्वभाव है इनका और काफ़ी लोगों से जान पहचान भी है और इनके स्वभाव की वजह से लोग इनका काफ़ी मान रखते हैं, इनकी बात का भी मान रखते हैं। इसलिए ये अस्पताल मैं उम्मीद करता हूं कि और भी ऊंचाइयों तक जाएगा। आज डॉक्टर्स डे के दिन पर आज सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया और सम्मान के साथ साथ जो हमारे CMS थे डॉक्टर यतेंद्र जी, उनका विदाई समारोह और डॉक्टर खजान चौहान जी का स्वागत समारोह भी साथ साथ किया गया। हमने आज एक बात और बड़े मुख्य रूप से करी कि कमियां हज़ार होती हैं, लेकिन डॉक्टर यतेंद्र ने अपने CMS के कार्यकाल में कई कमियों को दूर करा, अस्पताल को दुरुस्त रखा और मसूरी और आसपास की समस्त जनता को जितना सुविधा हो सकती थी उससे अधिक देने का प्रयास किया। इसके साथ साथ आज डॉक्टर चौहान जी द्वारा भी हमें ये वादा करा गया कि अस्पताल को सुचारू रूप से चलाते चलाते पूरे उत्तराखंड का सबसे विख्यात और सबसे प्रसिद्ध अस्पताल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिसमें 24 घंटे एक टोल फ्री नंबर रहेगा, एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर रहेंगे और जनता को किसी भी बात का अभाव ना हो, स्वास्थ्य सेवा में कोई कमी ना हो, ऐसा ये प्रयास रहेगा। ऐसी हमने इनसे उम्मीद करी है और हम उम्मीद करेंगे आने वाले समय में सर्वप्रथम कोई नागरिक को स्वास्थ्य लाभ की सुविधा ना पड़े, लेकिन अगर पड़ती है तो सिविल अस्पताल पूरी जानकारी और पूरी सुविधा दे। जी, भाजपा मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं CMS का पदभार ग्रहण करा है, तो बेसिकली ये बहुत इजी टास्क नहीं होता है, इसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और मैं क्योंकि एज ए एनेस्थेटिस्ट भी हूँ, क्लिनिशियन हूँ, मरीज़ों को भी देखना पड़ता है, इसके अलावा ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको भी संभालना पड़ता है। इसके अलावा मैं कई जगह मेरे को CMO सर के थ्रू जो है, जैसे त्यूनी में यहाँ से 200 किलोमीटर दूर अल्ट्रासाउंड करने भी जाता हूँ और मुझे अभी परसों भी जाना है, तो ये बहुत सारे चैलेंजेस है। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जो है जितना हो सके जनता की सेवा करूँगा यहाँ पे। बेसिकली क्या होता है कि मैं खुद महसूस करता हूँ इस चीज़ को कि मैं OPD में बैठा हूँ या मैं पेशेंट देख रहा हूँ या मैं अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ या मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ, उस दौरान क्या होता है कि आम जनता को बहुत सारी समस्याएं होती है कि हाँ ठीक है, उनका जो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, मेरा नंबर नहीं आ रहा है, कोई सीरियस होता है, तो अब जब मेरे से मुलाकात नहीं हो पाएगी ऑब्वियसली उसको दिक्कत होगी। तो इसलिए मुझे लगा कि इस टाइप का कुछ एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि एक PRO पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर हो जो इन चीज़ों का निराकरण करे। जिस समय मैं मौजूद नहीं हूँ या आम आदमी मेरे तक नहीं पहुँच पाता है, तो ईजिली वो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो जो हम जितने भी हमारे पुराने डॉक्टर्स हैं, मुझे लगता है वो सब लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं और जितने नए डॉक्टर हैं उनको हो सकता है इस चीज़ का अभी ज्ञान ना हो, तो मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि इवन आज भी मैंने बता दिया गया है कि पर्चे से लेके हमारे यहाँ कोई भी सीनियर सिटीज़न आता है, सबसे पहले उसको प्राथमिकता दी जाएगी। देन चाहे OPD हो और भी कहीं ले जाना हो तो सर्वप्रथम सीनियर सिटीज़न को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा हमने सीनियर सिटीज़न के लिए व्हील चेयर, स्ट्रेचर पूरा बिल्कुल वहीं अवेलेबल कर दिया है इमरजेंसी के बाहर। तो इसको मेरा भरपूर कोशिश रहेगी और मुझे लगता है कि क्योंकि जो भी यहाँ आदमी आता है, जो भी यहाँ मरीज़ आता है, वो कुछ ना कुछ परेशानी लेके आता है और कोई दुखी आदमी है। अब मैं किसी भी कंडीशन में हूँ, मुझे लगता है कि सबको, मेरे सारे स्टाफ को उनके साथ जो है एक बढ़िया से पेश आना चाहिए, उनकी तकलीफ़ों को समझना चाहिए। और बाकी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा पूरे स्टाफ को, कभी भी किसी भी मरीज़ को इस तरह की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए मेरे पास कि उनकी वजह से किसी मरीज़ को दिक्कत हुई है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां सिलाई बैंड में हुए भूस्खलन के बाद यमुनोत्री धाम की यात्रा फिर शुरू हो गई है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने क्षेत्रीय विधायक संजय डोभाल की उपस्थिति में सियानचट्टी में आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के संबंध में ग्रामीणों के साथ बैठक की। अप्रोच सड़क के पुनर्निर्माण, ग्रामीण पैदल मार्गों के दुरुस्तीकरण
और सियानचट्टी में बाढ़ सुरक्षा कार्यों की मांग की। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि सड़क मार्गों को शीघ्र बहाल करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में चारधाम यात्रा बाधित नहीं है। यमुनोत्री धाम से लौटने वाले श्रद्धालु ओजरी तक ट्रांसशिपमेंट के माध्यम से आ रहे हैं। इसके बाद लगभग 400 मीटर पैदल मार्ग से सिलाई बैंड तक पहुंच रहे हैं। सिलाई बैंड से आगे यात्रियों को फिर ट्रांसशिपमेंट व्यवस्था के माध्यम से उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। जी सर। अभी हम सिलाई बैंड पे हैं और आज जो वॉश आउट एरिया हुआ था 3 जगह यहाँ पे, उसको रिकवर कर लिया है, रिस्टोर कर लिया है। तो हमारा जेसीबी और पोकलेन तो गो थ्रू हो गया है सिलाई बैंड पे, और पैदल रूट हम लोग ओजरी वाला जो पॉइंट है अभी उस पर काम करना बाकी है। मशीनें मूव कर गई हैं इस बैंड से आगे ओजरी के लिए, जो कि 500 मीटर आगे है। ओजरी के ऊपर से जो पैदल रास्ता फॉरेस्ट और आईटीबीपी के सहयोग से हमने बनाया था वो पास आउट हो गया है, और यात्री जो हमारे जानकी चट्टी या सयाना चट्टी इस जगहों पे रुके थे लगभग 750 प्लस, उनमें से 400-500 लोग आज उतर गए हैं और कुछ यात्री ऊपर यात्रा पे गए भी हैं। गाड़ियाँ वॉश आउट एरिया के ऊपर और नीचे अवेलेबल हैं। हमने बसेस और टैक्सी भी लगाई हैं, 4 बसेस और 15 टैक्सी, तो टू एंड फ्रो मूवमेंट को चालू करा दिया है। जहाँ तक बारिश का है और थोड़ा सा क्योंकि ये डेब्रिस दलदल है और गीला है मिट्टी, तो थोड़ी सी अभी उसको हार्ड मटेरियल से कवर करने में हमारा मशीनें काम कर रही हैं, ताकि गाड़ियों का, छोटी गाड़ियों का मूवमेंट भी ईजिली हो जाए। कुमाऊं मंडल में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर है, जिससे कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट गया है। फिलहाल मंडल में कुल 26 सड़कें बंद हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई भी नेशनल हाईवे बाधित नहीं हुआ है। पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहे कुमाऊं मंडल के आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किए जाने के बाद से ही वो मंडल के सभी 6 जिलों के जिलाधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि बागेश्वर जनपद में 26 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने के लिए जेसीबी मशीनें तैनात कर दी गई हैं। वहीं नैनीताल जिले में भी 4 सड़कों पर आवाजाही बंद है, जहां प्रशासन की टीमें काम में जुटी हुई हैं। देखिए, वर्तमान में तो जो यहाँ पे कैपेसिटी है वो 40 बेड्स की है, जिसमें कि कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। लेकिन एक तो आईसीयू यहाँ पे नहीं है और दूसरा ये बेड कैपेसिटी भी कम है। तो इसके बाद इसमें जो आगे प्रपोज्ड बिल्डिंग है, इसमें तो वार्ड का एक सेक्शन है, एक सर्विस सेक्शन है। आपस में अभी बिल्डिंग्स को जोड़ने के लिए कोई रैंप की व्यवस्था नहीं है, उसमें भी इसको जोड़ा जाएगा। और ब्रिडकुल इस काम को कर रही है। 39 करोड़ का वर्क है जो दिसंबर तक आपको करना है। और पूर्व में यहाँ पे इसमें फॉरेस्ट केस को क्लियर करने में काफ़ी वक्त लग गया था, लेकिन अब वो हो चुका है। साथ ही साथ इसका फेज़ 2 भी अंडरवे है, क्योंकि इवेंचुअली इसको स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप से इसको जाना जाएगा, बनाया जाएगा, बड़ा सेंटर बनेगा। तो वो लैंड की स्वीकृति भी अभी अपेक्षित है, जो यहाँ के डायरेक्टर साहब ने मुझे बताया है। तो वो फाइल कहाँ पे रुकी हुई है उसको परसू करके जल्दी करवाया जाएगा, ताकि हमारा फेज़ 2 भी सैंक्शन हो जाए और एक अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे मिल सके। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के चलते हापुड़ के ब्रजघाट में भी गंगा का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। कल शाम बिजनौर बैराज से 1,34,000 क्यूसिक पानी छोड़े जाने के बाद गंगा का जलस्तर सोमवार को बढ़ गया। वहीं गंगा किनारे लगे अस्थायी घाट भी बढ़ते जलस्तर के चलते जलमग्न नजर आए। वहीं तस्वीर सामने आई जहां गंगा के बढ़ते स्तर ने किनारे खड़ी 2 खाली नाव को भी अपने आगोश में ले लिया। इसके बाद मौके पर मौजूद नाविकों में हड़कंप मच गया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। वहीं गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से बनाई गई जेटी बैरिकेडिंग भी कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते तीर्थ नगरी ब्रज घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है जी। मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आया था मैं विसर्जन के लिए। इससे पहले मैं आया था 6 महीने पहले लगभग। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो नाव खड़ी है, वहाँ तक मैं जाके स्नान किया था। उस वक्त कमर तक पानी था। बट इस बार जो आया हूँ तो ये सीढ़ियों के पास तक पानी आ गया है और यहाँ पे जल स्तर इतना बड़ा हुआ है और ये बैरिकेड किया हुआ देखिए टूटा हुआ है और इधर भी टूटा हुआ है। यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा गणेश। गणेश जी, यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ पर
बरसात के पानी से रात बारिश हुई थी 7-8 घंटे लगातार। पानी भरने से बोट 2 डूब चुकी हैं अब तक। कितनी बोट डूबी? 2। अच्छा, ये बताइए कि गंगा का जलस्तर कैसा है इस समय? गंगा जी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, और जेटी बैरिकेडिंग की क्या स्थिति है? जेटी बैरिकेडिंग बहुत परेशानी में है इस टाइम, जल की स्पीड के वजह से। जल की स्पीड बहुत तेज हो रही है घाट पर। आप लोग कुछ मांग करते हैं प्रशासन से बस यही मांग करते हैं कि यहाँ पर गोताखोरों की तैनाती करी जाए, कि यहाँ पर श्रद्धालु आने वाले एक साइड में होकर नहा रहे हैं यहाँ नहाने। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां सड़क को मैखाना बनाने वालों के खिलाफ आगरा पुलिस कमिश्नर ने एक बड़ा अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत सड़क पर शराब पीने वाले 16,000 से ज़्यादा लोगों की चेकिंग हुई, जिसमें 110 वाहन सीज किए गए। 1900 से ज़्यादा वाहनों पर चालान की कार्रवाई की गई। ऐसे में डीसीपी सोनम कुमार ने कहा कि पब्लिक प्लेस में शराब पीने वालों के खिलाफ ये अभियान जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दोबारा सड़क पर शराब पीते पकड़े जाने पर बीएनएस की धारा 155 के तहत कार्रवाई होगी। शराबियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक किस तरीके की कार्रवाई हुई है, कितनों पर एक्शन हुआ है? देखिए, अभी तक कुल 16,166 लोगों को शराब के लिए चेक किया गया था, और उस जो टोटल वाहन जो चेक हुए हैं वो 9,118 वाहन चेक हुए। इसमें 376 लोगों पे 170 बीएनएसएस की कार्रवाई की गई है, और 1929 लोगों पे 34 पुलिस एक्ट की कार्रवाई इसमें की गई है। इसके अतिरिक्त हमने लगभग 110 वाहन सीज किए हैं और 1817 वाहनों का चालान किया गया। तो ये कार्रवाई लगातार चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। जो खुला स्थान है वहाँ पे शराब पीना अलाउड नहीं है। उसको लेकर के अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं, उसमें जो नई बीएनएस की धारा है 355, उसके अंदर मुकदमा भी हो सकता है और कार्रवाई भी हो सकती है। तो अगर आगे भी लोग नहीं सुधरेंगे तो फिर हम इस मुकदमे वाले उसको हम लोग प्रारंभ करेंगे। परंतु आगरा के वासियों से यह गुजारिश है कि अपने शराब अगर वो ख़रीदते हैं, जो भी लाइसेंसी शॉप है, उसको लेकर के अपने घरों में पिएँ या फिर कहीं भी बाहर खुले में पब्लिक प्लेस में शराब पीना, या उसके लिए जो भी अंडा या फिर मांस इस तरह की चीज़ें खा करके कार में, कई बार लोग कारोबार कर लेते हैं, कार में बैठ जाते हैं और वहीं पे शराब पीने लग जाते हैं और वो करते हैं। उसमें ड्रंक ड्राइविंग का भी आप पर मुकदमा हो सकता है, उसमें कार्रवाई हो सकती है, गाड़ी भी सीज हो सकती है। तो ये ना करें, अगर ऐसा कोई करता पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक इस अभियान में पता चला कि अपने किस थाना क्षेत्र में इतनी बड़ी कार्रवाई अपने शराबी है? देखिए, कई जगहों पे हो रही है कार्रवाई। हरी पर्वत में काफ़ी कार्रवाई हुई है, जगदीशपुरा में, अहमदुल्ला में, हर जगह ही कार्रवाई हो रही है और आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। जो भी हमें ट्वीट के माध्यम से जनता सूचना दे रही है, उस पर भी हम लगातार कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। मामला आगरा के हरदीप एन्क्लेव का है, जहां के रहने वाले संजीव कुमार के बगल में बन रहे प्लॉट के गेट को अवैध रूप से निकाला जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये गेट प्लॉट मालिक की रजिस्ट्री में उल्लेखित नहीं है। अवैध रूप से हो रहे इस निर्माण को रोकने के लिए संजीव कुमार ने एडीए में शिकायत दर्ज की। शिकायत दर्ज पर एडीए विभाग से नोटिस जारी किया गया। बावजूद इसके निर्माण कार्य चल रहा है। पीड़ित संजीव कुमार ने इस अवैध निर्माण को रुकवाने के लिए एडीए विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई है। तो शिव नाम बताइए, पहले क्या नाम है? संजीव कुमार। संजीव कुमार जी, क्या कुछ मामले में आए आप यहाँ पे? मैं मेरे मकान पे अरबी किला में रहता हूँ, वहाँ एक जबरदस्ती गेट अवैध कब्जा कर रहा है और एडीए से पूरा काम हो चुका है मेरा। एडीए में आपने शिकायत कर दी है? हाँ, वो यहाँ से नोटिस जारी हो गया, ने पूरा काम कर दिया अपना, और पुलिस थाने दिए जाते हैं, पुलिस वाले लौट जाते हैं, कुछ कहते हैं नहीं, काम रुकवा देते, फिर चालू हो जाता है। तो जैसे एडीए ने नोटिस जारी किया, उसके बावजूद काम हो रहा है? हाँ, काम चल रहा है बरकरार, काम बराबर चल रहा है। मारने की धोस देता है और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं पुलिस वाले आदमी यादव सब स्टाफ पुलिस का है, मेरी मदद पुलिस कोई कर नहीं रही है। मथुरा के थाना कोसी कला के शाहपुर चौकी के अंतर्गत आने वाले गांव में बीती रात एक बहुत बुरी हालत में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।